नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भारत के 3 दिवसीय दौरे पे हैं। कई अहम मुद्दों पे बातचीत हो रही, कई अहम समझौते हुए हैं जापान और भारत के दरमियान। और खास बात यह है कि शिंजो आबे वाराणसी भी गए और वहां महाआरती में शिरकत करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। तो उस याद को वो ताजा कर रहा था सीन, जब क्वेटो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे और शिंजो आबे वहां मेजबानी कर रहे थे। शिंजो आबे ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी मुलाकात करी और फिर उनका बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम रहा। बिजनेस फोरम पे भी वो इकट्ठा हुए, बिजनेसमैन से भी मुलाकात करी उन्होंने और एक तरह से नई शुरुआत कही जाए इसको, चूंकि बुलेट ट्रेन की शुरुआत यहीं से होने जा रही है। समझौता हो गया है, तकरीबन 98,000 करोड़ रुपए की लागत इसमें आएगी। लेकिन सबसे बड़ी और दिलचस्प बात यह है कि चीन ने बड़ी पैनी निगाह रखी है और चीन की मीडिया ने इस पर तल्ख टिप्पणी भी किया है कि चीन को घेरने की एक तरह से जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे कोशिश कर रहे हैं भारत के जरिए। हालांकि चीनी मीडिया ने यह भी कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और यह नहीं दिखाना चाहते कि चीन से उनके रिश्ते खराब हैं और जापान से बहुत अच्छे हैं, रिश्ते उनके सबसे अच्छे हैं, यह दिखाने की कोशिश करी। तो कुछ यह सांत्वना वाली भी बात है। तो अब देखने वाली बात यह होती है कि शिंजो आबे की भारत यात्रा को लेकर के अगर इंटरनेशनल लेवल पे समझने की कोशिश की जाए तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ता दिखाई देगा। ये तमाम मुद्दे हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट बने हुए हैं। भारत जापान के रिश्ते शिखर वार्ता की डोर में बंध गए। ये पल दोनों देशों के लिए खुशगवार था। उम्मीद की किरण आशा में बदली और दोनों देशों के पीएम ने एक साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस शिखर वार्ता में असैन्य परमाणु ऊर्जा पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। इसके साथ ही भारत में पहला बुलेट नेटवर्क बनाने, रक्षा उपकरणों के साथ ही साथ प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए भारत और जापान के बीच डील पर भी हस्ताक्षर हुए। सहमति पत्र पर हस्ताक्षर। भारत जापान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर। बुलेट नेटवर्क पर सहमति। मौके पर चौका लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने साझा बयान में कहा कि बीते 1 साल में दोनों देशों के रिश्तों में तेजी आई। उन्होंने जापान को भारत का अहम सहयोगी करार दिया। इससे आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश आर्थिक सहयोग पर मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान रेल विकास के लिए $10 अरब की मदद करेगा और मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलेगी जो भारतीय रेल में क्रांति लाएगी। जापान भारत का अहम सहयोगी, आर्थिक सहयोग पर मिलकर करेंगे काम। रेल विकास के लिए $10 अरब जापान देगा मदद। दिल्ली अहमदाबाद के बीच चलेगी बुलेट ट्रेन, भारतीय रेल में आएगी क्रांति। 8 घंटों का सफर 2 घंटे में होगा पूरा। साझा बयान में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, बीते 1 साल में दोनों देशों के संबंध में तेजी आई है। सिविल न्यूक्लियर डील पर समझौता होना अहम बात है। जापान भारत का सबसे अहम सहयोगी है। जापान से भारत में निवेश पर करार हुआ है। मेक इंडिया में जापान का अहम रोल है। दोनों देश आर्थिक सहयोग पर मिलकर काम करेंगे। जापान $10 अरब की मदद देगा। मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलेगी जो भारतीय रेल में नई क्रांति लाएगी। भारत ने जापान के लिए भी तोहफा पेश किया। भारत के प्रधानमंत्री ने इस मौके पर ऐलान करते हुए कहा कि जापानी नागरिकों के लिए 1 मार्च 2016 से आगमन पर वीजा सुविधा की शुरुआत की जाएगी। सही मायने में भारत की इस शुरुआत को जापान ने तहे दिल से लिया। तभी तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपने साझा बयान की शुरुआत नमस्कार के अभिवादन के साथ किया। भारत का जापान को तोहफा, आगमन वीजा का तोहफा। 1 मार्च 2016 से शुरुआत, तहे दिल से कबूल किया जापान। प्रधानमंत्री शिंजो ने दिल से कहा नमस्कार। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे
भारत के 3 दिवसीय दौरे पे हैं। पूरी दुनिया की निगाह भारत की तरफ टिकी हुई है, खास करके चीन की निगाह थोड़ा ज़्यादा ही टिकी हुई है और चीन ने इसको लेकर के थोड़ा सा एतराज़ भी किया है और थोड़ी सी अपनी तरफ से शंका भी व्यक्त की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में अब बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। कई अहम समझौतों में से एक समझौता बुलेट ट्रेन को लेकर के हो गई है और ये तकरीबन 98,000 करोड़ रुपए की लागत से बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच में दौड़ेगी। लेकिन ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये बुलेट ट्रेन दौड़ाने के चक्कर में कहीं भारत कर्ज के दहाने पे ना चला जाए, जैसा कि इंडोनेशिया के साथ हुआ था। तो ये भी एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। बहुत सारे मुद्दे हैं इसको लेकर के, कहीं सकारात्मक नुक्ता नजर आ रहा है तो कहीं नकारात्मक बिंदु नजर आ रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं, उनका हम परिचय कराते चलें साथ साथ और तब परिचर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ हैं मुकेश वाजपेयी जो बीजेपी के नेता हैं। मुकेश वाजपेयी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेश यादव कांग्रेस के नेता हैं। राजेश यादव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर ललन प्रसाद, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संदीप द्विवेदी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आरबी उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जाहिर सी बात है, सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया कुछ और, विपक्ष की प्रतिक्रिया कुछ और, लेकिन जो देश हित में कदम उठाए जा रहे हैं उस पर जनता की भी निगाह लगी हुई है, टिकी हुई है। और हालांकि समझौते बहुत सारे हुए हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन का जो समझौता हुआ है उस पर निगाहें सबकी ज्यादा टिकी हुई हैं। और भी दूसरे मुद्दे हैं जिसको लेकर के ये बातें निकल करके सामने आ रही। भारत और अगर जापान की बात की जाए, खास करके शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो बहुत पुराना रिश्ता है। जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी गुजरात के, तब भी शिंजो आबे आए थे और मुख्यमंत्री की हैसियत से वो जापान गए थे। बहुत पुराना रिश्ता है और उसी रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री भी जा चुके हैं, यानी प्रधानमंत्री की हैसियत से नरेंद्र मोदी जापान जा चुके हैं और स्मार्ट सिटी बनाने का जो मुआहदा हुआ था उसमें वाराणसी का भी नाम आया था और वाराणसी संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो जाहिर सी बात है वहां काशी में जाकर के गंगा महाआरती में शिरकत की शिंजो आबे ने। तो ये तमाम चीजें हैं जिस पे सबकी निगाहें। हम सीधे रुख करते हैं सबसे पहले मुकेश वाजपेयी के पास, चूंकि इनकी सरकार है, प्रधानमंत्री इनकी यानी बीजेपी के प्रधानमंत्री, एनडीए के, हालांकि प्रधानमंत्री देश का होता है, लेकिन जिस तरह की प्रक्रिया अभी चल रही है, जिस तरह की रिवायत चल रही है, वो इस तरह का आरोप भी लगाया जा रहा है। बहरहाल सरकार बहरहाल एनडीए की है, बीजेपी की। तो मुकेश वाजपेयी से समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि सत्ता पक्षी से कैसे देख रहा है। जी मुकेश वाजपेयी, एक तरफ चीन ने एतराज जताया है, हालांकि कुछ अच्छे सिग्नल्स भी हैं चीन की तरफ से, और कहा है कि भारत बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरफ चीन की शंका, दूसरी तरफ जापान से बेहतर होते रिश्ते, इन सब चीजों को कैसे बैलेंस कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए, जहाँ तक जापान से रिलेशनशिप का मामला है, जापान से हमारे रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं जी। लेकिन जब से मोदी जी गए थे जापान जी, और उस दिन से और आज के दिन में जितने जापान से हमारे संबंध थे उनमें और मधुरता आई है और प्राणता आई है, जिसका उदाहरण आज आपने देखा होगा। वैसे तो कई समझौते हुए हैं, लेकिन मुख्य समझौते के ऊपर अगर हम बात करें, जो समझौता हुआ है बुलेट ट्रेन का, बुलेट ट्रेन का आज के दिन जो है वो भारत के हिस्ट्री में या भारत के लिए आज एक क्रांति का दिन है। आज से जब ये पहली बार भारत में रेल चली थी, एक वो दिन था, और एक आज दूसरा दिन है जब भारत की रेलवे में या भारत में एक क्रांति का रूप लेगी। अभी तक जो हमारे पास जो रेल का स्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड के कई देशों की आबादी से ज्यादा एक दिन में भारत में रेल में सफर करने वाले लोग होते हैं। जी बिल्कुल। और ये हमारी जो रेलवे है ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एम्प्लॉइज वाली सर्विस सेक्टर माना जाता है जी। लेकिन आपने देखा होगा कि रेलवे के अंदर काफी पुरानी टेक्निक, काफी पुराना वो ही ढर्रे पे चली आ रही है जी। पुराने टाइम से जो लाइनें बिछ गई हैं, जितनी काम हो चुका, उससे कोई नया काम नहीं होता जी। गवर्नमेंट कोई भी आए, बजट आता है, रेल बजट आता है, उसमें नई नई घोषणाएं कर देती है हर एमपी को। लेकिन सवाल ये पैदा होता है मुकेश वाजपेयी कि जो आपने कहा कि जर्जर अवस्था में हमारी रेलवे है, तो वहां सुधार करने की आवश्यकता उसी पे आ रहा था मैं। जी बिल्कुल, अगर आप बोलने का मौका जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको बोलने का मौका है, बोले। अब हमारे पास चुनौती दो थी। नंबर 1 तो जो एग्जिस्ट करती है रेलवे, हम उसको कैसे पटरी पे लाएं। दूसरा कोई अल्टरनेट भी हमको खोजना था, क्योंकि अगर इन्हीं पटरियों पे, इन्हीं रेलों पे अगर हम इन्हीं इंजनों और इन्हीं बोगियों को दौड़ाएंगे तो हो सकता है कि
टाइम पे चलने लगे, स्पीड भी कुछ बढ़ जाए, लेकिन जो आज की वक्त की मांग है, जो वर्ल्ड जहां पे वर्ल्ड मैच कर रहा है उसको हम मैच नहीं कर पाते थे। तो उसके लिए जब मोदी जी जापान गए थे तो उन्होंने जापान में जाके मेट्रो का एक कंसेप्ट देखा और चाइना में भी जाके कंसेप्ट देखा, तो उन्होंने आके इंडिया में एक स्टडी करवाई, क्या ये विजिबल है कि इंडिया में भी इस तरह की मेट्रो चलाई जा सकती है। उसके बाद जो कंसल्टेंसी कंपनी आई, उन्होंने सर्वे करा, सर्वे करने के बाद एक रूट निकाला गया कि इस रूट पे चल सकती है। उसमें चीन भी बिडर था और जापान भी था, दोनों इच्छुक थे कि भारत की ये रेलवे का जो मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट है ये किसी तरह हमें मिले। लेकिन उसमें जब देखा गया तो जापान को ज्यादा अच्छा समझा गया, ज्यादा वजन समझा गया जापान को, और जापान 50 साल के लिए 0.5% पे टोटल कॉस्ट का 81% कॉस्ट खर्च करने के लिए तैयार हुआ। अब आप देखेंगे 7 साल के अंदर जहां एक तरफ जो हमारी पारंपरिक रेल है उसमें तो अलग सुधार होगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में भारत सरकार को एक भी रुपया नहीं देना है, भारत सरकार को सिर्फ जमीन देनी है। जमीन बनाने के बाद यही सबसे बड़ा सवाल भी उठता है जी। इसीलिए इस पॉइंट को स्पेसिफिक ले रहा हूं कि देखिए, भारत सरकार के ऊपर कोई अतिरिक्त बर्डन नहीं आना है, सिर्फ भारत सरकार को जमीन देनी है, जमीन का लेके अधिग्रहण करके और उस मेट्रो कंपनी उसको प्रोजेक्ट को देनी है। उसके बाद सारा का सारा काम जापानीज टेक्नोलॉजी द्वारा होगा और उसमें सारा खर्चा 81 पॉइंट लगभग के करीब का खर्चा जो है वो जापानीज कंपनी उठाएगी। जी बिल्कुल। तो ये आपको लगभग जो कर्ज होगा 4.45 ट्रिलियन येन, ये कैसे अदा करेंगे आप? क्या बुलेट ट्रेन के जरिए 50 साल के लिए, मैंने बताया 50 साल के लिए। जी बिल्कुल। तो वही तो 50 साल के लिए कर्जा है 0.5%, 0.05% का ये कर्जा है। ये जी बड़ा पेच है, बाद में आएंगे तो लालू प्रसाद से समझेंगे कि कहीं अलग से ना कर्जा अदा करना पड़े, क्योंकि इसका जो किराया है वो हवाई यात्रा से भी ज्यादा है। नहीं देखिए, जो अनुमानित है। नहीं देखिए, जब कोई नई चीज आती है तो कॉस्टली होती है, उसका चाहे आप किराया ले लीजिए। लेकिन आपने देखा होगा जैसे मेट्रो जब आई थी, मेट्रो भी हमारी देन है, हमारी सरकार वाजपेयी जी के टाइम पे मेट्रो के ऊपर जो एग्रीमेंट हुआ था वो काम चालू हुआ था इसका मेट्रो का। जब मेट्रो आई थी तब भी ये बड़ा एक विरोधाभास हो रहा था कि क्या इंडिया में मेट्रो चल सकती है, मेट्रो आ सकती है। तो लेकिन मेट्रो आई, जापानीज टेक्नोलॉजी चली, आज मेट्रो के डब्बे भारत में ही बन रहे हैं। किराया आप देख लीजिए, किराया बिल्कुल भी से बाहर नहीं। आपके पास फिर आएंगे जी राजेश यादव। अब फर्ज ये बनता है कि आपसे जवाब ले लें, क्योंकि आप विपक्ष में हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? जो मुकेश वाजपेयी ने कहा, आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जहाँ तक जापान का है, जापान हमारा एक मित्र देश है और जापान से हमारे संबंध पहले से ही अच्छे रहे हैं। जी बिल्कुल। और विश्वसनीय है। और एक राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो उन जापान से हमें संबंध और जापान को हमसे संबंध अच्छे बना के रखने चाहिए, क्योंकि जब चीन है और चीन जापान की सीमा से और भारत की सीमा से लगा हुआ है, और चीन से जापान को भी खतरा है और चीन से जो है हिंदुस्तान को भी खतरा है। तो उस दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से भी देखा जाए, और उसी का उदाहरण में जापान के जो प्रधानमंत्री हैं आबे जी ने कहा था कि अगर जापान मजबूत होगा तो भारत के लिए अच्छा होगा और भारत मजबूत होगा तो जापान के लिए अच्छा होगा। तो इनमें अच्छी दोस्ती रहेगी। तो और ये आज से संबंध नहीं, ये बहुत पहले से हमारे संबंध हैं। जहाँ तक बुलेट ट्रेन का संबंध है तो ये भी आपने देखा होगा, यूपीए 1 में जब था, जब लालू जी गए थे विदेश, जब वो रेल मंत्री थे, उसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वहां समझौता करा था और 5 जगह भी बताई थी हिंदुस्तान में कि यहाँ उनको चिन्हित भी करी, उस पर सर्वे भी हुए। सर्वे में जो समय लगा, अब ये जो नरेंद्र मोदी जी आए, प्रधानमंत्री बने, इनको उसी कार्य को आगे बढ़ाया है। और जो है, जहाँ तक ये बता रहे थे मेट्रो की, अब देखिए मेट्रो कह रहे हैं इन्होंने बनाया मेट्रो, तो आपको दिल्ली में मेट्रो किसकी सरकार के समय में बना? कहाँ आएंगे? ठीक है, सबने ना ये कह रहे हैं, पे ही बात करें तो ज्यादा बेहतर है। तो मतलब तो वो देखा ही होगा आपने। और जहाँ तक है ये न्यूक्लियर और ये सब समझौते हैं, ये पिछली सरकार के ही थे।
इसमें पिछली सरकार ने समझौते करे हैं। भाई ये जो कर्ज है 90,000 करोड़ रुपए जो कर्ज ले रहे हैं, तो ये समझौता एक है जो नया है, और तो इसमें कोई नया समझौता तो है नहीं। चलिए ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। संदीप द्विवेदी, आप क्या देख रहे हैं? एक चीज़ मैं जोड़ता जाऊं कि ये जो ट्रेन, जैसा कि मैंने मुकेश वाजपेयी से भी सवाल किया था कि इसका जो अनुमानित भाड़ा है वो 2800 रुपये होगा मुंबई से अहमदाबाद के बीच में, और जो प्रथम ये शताब्दी वगैरह जो ट्रेनें चलती हैं वो उसका किराया मुंबई से अहमदाबाद के बीच में 1920 रुपया है, और हवाई किराया 1720 रुपया के आसपास है। मैं सॉरी, हवाई किराया 1920 रुपया है और राजधानी शताब्दी का 1720 के आसपास में है। हवाई यात्रा में 70 मिनट लगते हैं और इसमें तकरीबन 2 घंटे का अनुमान लगाया जा रहा है। 2800 रुपया किराया है, तो ये किराया भी ज़्यादा और हवाई यात्रा से घंटे भी ज़्यादा। और क्या वाकई जो कर्ज की बात अभी हो रही थी, जितना कर्ज आएगा इंडिया पे, क्या इससे भरपाई इसकी हो जाएगी या फिर अलग से मैनेज करना पड़ेगा? हालांकि 50 साल की बात है, 0.5 की बात है, लेकिन क्या वाकई वसूला जा सकता है 2800 रुपये के हिसाब से? देखिए, मैं इसमें आपको एक चीज पहले क्लियर कर दूं। जैसे आप एयर फेयर बता रहे हैं 1910 रुपए के आसपास, एक्चुअल में अगर आप अभी टिकट बुक करवाने बैठिए और कल सुबह की अगर आप फ्लाइट ले रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि 6 से 7 हजार से कम में आपको टिकट मिलेगा। 1910 रुपए ये वो फेयर है जो एक महीने पहले या 2 महीने पहले जब आप टिकट बुक करवाते हैं, या जो बेसिक फेयर होता है। तो पहली चीज तो है। दूसरी चीज, 1920 रुपए या मेट्रो का 23 रुपए फेयर ये जो बुलेट ट्रेन का है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आदमी 25 रुपए 3000 भी पे कर सकता है अगर उसको फैसिलिटी मिले और उसको लेवल की सुविधाएं मिले। लेकिन इस बुलेट ट्रेन की डील में मुझे जो लगता है कि बीजेपी ने, खासतौर से मोदी जी ने, एक डील से कहीं ज्यादा इसमें जो कूटनीतिक सफलता इनकी दिख रही है वो कहीं ज्यादा मायने रखती है। आपको रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, चीजें अपग्रेड करनी है, तो ऑब्वियसली आपके पास अब बुलेट ट्रेन का सिस्टम ही है। और इस पे हम पिछले 10 या 15 साल से डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया को बुलेट ट्रेन की जरूरत है, और है भी, क्योंकि इंडिया एक पॉपुलेटेड कंट्री है। और यहाँ पे आप केवल बुलेट ट्रेन से ज्यादा जरूरत तो उसकी है ना संदीप द्विवेदी, जो अभी हमारी जर्जर व्यवस्था है रेलवे की, खुद कह रहे हैं मुकेश वाजपेयी। नहीं, लेकिन जर्जर व्यवस्था में भी अगर आप पिछले 2 साल में, 1.5 साल में देखें तो काफी इंप्रूवमेंट भी हुए हैं। नई तरह की बोगियां आ रही हैं। इवन अभी मैंने रिसेंटली ट्रैवल किया तो सफाई है, चीजें फूड ठीक ठाक मिल रहा है। हालांकि अभी भी जितना हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं उस लेवल की क्वालिटी नहीं है, बट फिर भी काफी कुछ इंप्रूव किया है। अब इसमें एक बहुत अच्छा जो मुझे मोदी जी का डिसीजन लगा कि इन्होंने जो कूटनीतिक तरीके से जापान के साथ जो बुलेट ट्रेन का डील किया, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा डील इसलिए भी है क्योंकि हमारे भी और जापान के भी, दोनों देशों के रिलेशन कहीं ना कहीं चाइना के साथ अच्छे नहीं है। और अगर चाइना को डायरेक्ट हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े लेवल पे एंट्री दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी आंतरिक सुरक्षा में कहीं ना कहीं एंट्री है ही इंडिया में, कौन सी नहीं अभी, लेकिन इतने बड़े लेवल पे नहीं है। लेकिन अगर आप उन्हें बुलेट ट्रेन का सीधा ऑर्डर दे रहे हैं डील, तो कहीं ना कहीं काफी बड़े लेवल पे उनके इंजीनियर्स होंगे, टेक्नीशियंस होंगे, काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, आपको कई बड़े लेवल के अप्रूवल्स देने पड़ेंगे। लेकिन आज कहीं ना कहीं हमने उस लेवल की इन्हें सुविधाएं नहीं दी है। दूसरी चीज, जापान लोन देने में आज सक्षम है, इसलिए उसने 0.05% पे एग्री भी हुआ। लेकिन चाइना, हो सकता है उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो इस इंटरेस्ट रेट पर लोन दे पाए। तीसरी चीज इसमें ये है कि इंडिया में बुलेट ट्रेन जिस तरह से 50 साल का लोन वाजपेयी जी बता रहे हैं, तो 50 साल में लोन मुझे नहीं लगता कि पचाना कोई बड़ी वापस देना कोई बड़ी चीज है। मेट्रो भी आया था, पहले हमें ये भी लग रहा था कि मेट्रो का हम जो लोन है वो वापस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आज अगर देखिए तो दिन पे दिन हमारे प्रोजेक्ट बढ़ रहे हैं, बड़ी आसानी से हमारा मेट्रो फंक्शनिंग कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें एक बुलेट ट्रेन की डील से कहीं ज्यादा अच्छा ये कूटनीति सफलता है बीजेपी की, और कहीं ना कहीं ये मोदी जी ने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सोच समझ के, बहुत अच्छे गुप्ता आपके पास है। लेकिन प्रोफेसर ललन प्रसाद जी, जो हमारे भारतीय रेलवे की अगर बात की जाए, 19,000 ट्रेनें रोजाना चलती हैं, 12,000 ट्रेनें 2 से 3 करोड़ यात्रियों की यात्रा करवाती हैं, और जो देश भर में करीब 8,000 स्टेशनों से चढ़ते उतरते हैं। और जो हमारी रेलवे की जो व्यवस्था है, जो स्थिति है, आपके सामने है, कहने की कोई खास जरूरत नहीं है। तो वो जो कमियां हैं उस पर फोकस करना प्राथमिकता होनी चाहिए या बुलेट ट्रेन को लाना प्राथमिकता होनी चाहिए? देखिए, जो समझौता हुआ है इसमें मेरा ख्याल है बुलेट ट्रेन भी है और इंडियन रेलवे के मॉडर्नाइजेशन के लिए भी प्रोविजन है जी। ये दोनों चीजें, $12 अरब की सहायता का घोषणा हुआ है जी, जो हुई है उसमें दोनों ही प्रोविजन। जहाँ तक बुलेट ट्रेन की बात है, वो एक आवश्यक चीज़ है। आप यूरोप में चले जाइए, अमेरिका में आइए, कहीं भी जाइए,
बुलेट ट्रेन अब सारी दुनिया में है। और टेक्नोलॉजी के युग में हम इतने पीछे रहे हैं कि हम वही पुरानी ट्रेन, एक मिनट आप ही बोलेंगे जो पुरानी ढर्रे पर हम चलते रहे तो ये भी अच्छा नहीं। हमें अपने ट्रेन को मॉडर्नाइज करना चाहिए। की मिसाल अगर हम देते हैं, सुविधा दें, अमेरिका की मिसाल देते हैं, हाँ। तो यूरोप और अमेरिका विकसित कंट्रीज जी, जी। हैं और हम विकासशील कंट्री हैं। बड़ा फर्क है हम में। नहीं, अब बहुत फर्क नहीं रह गया। देखिए, अब आप भूल जाइए। आज भी देख लो, गांव में जाएं तो देख लो क्या हालत है। जिस लेवल पर ऐसा वैसा है कि जिस लेवल पर टेक्नोलॉजी दुनिया में डेवलप हो रही है, हमको उसके साथ साथ चलना होगा। अब जैसे आप सोलर पावर को ले लीजिए, अगर हम चाहें कि कोयला जलाकर ही अपना काम चलाते रहे, पावर स्टेशन चलाते रहे, तो हम नहीं दुनिया में रह सकते इस तरह से। वो समय चला गया, हमें सोलर पावर पर, विंड पावर पर जाना पड़ेगा। ऐसे ही ट्रेन के लिए हमें हाई स्पीड ट्रेन लगानी पड़ेगी। अब ये है कि ये प्रोसेस शुरू करने में वक्त लगता है, पैसा लगेगा, सब कुछ लगेगा। जब रेलवे शुरू हुई होगी तब भी ऐसे ही कुछ हुआ होगा। आज हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांस एज में उतना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और नई चीजें अपने देश में लानी पड़ेगी। चाहे वो बुलेट ट्रेन हो, चाहे उत्पादन के नए ढंग हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर नए हो, चाहे कुछ भी हो। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा बहुत अच्छा कदम है जो मोदी ने उठाया है। और बुलेट ट्रेन की शुरुआत तो और भी हुए, इसके अलावा रक्षा उपकरणों पर प्रौद्योगिकी का एक लाइन में शुरू होगा काम, इसके बाद धीरे धीरे और भी लाइन में और भी समझौते हुए हैं। बाकी देखिए, जो समझौते परमाणु ऊर्जा पर भी हुआ है, जो समझौते हुए हैं उसका बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसलिए है कि चाइना को अभी लग रहा है कि ये डील जो मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, जापान ने उन्होंने दे दिया, इसलिए चाइना नाराज है। इसलिए चाइना हमसे नाराज है जी। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात जो यादव जी ने भी कही और ठीक कहा था कि देखिए, चाइना और जापान में फर्क है। जापान बहुत विश्वसनीय देश है। देखिए, जापान ने हमें आज़ादी की लड़ाई में मदद किया, अंडमान निकोबार जीत के हमें दे दिया, सुभाष चंद्र बोस को दे दिया, और फिर वहां से वो ऑपरेट करते रहे। और इंडिया का भी जापान के प्रति आज़ादी की लड़ाई में अगर पूरी इतिहास देखें तो बहुत सॉफ्ट कार्नर रहा है भारत का जापान के प्रति, जापान का भारत के प्रति। जब हमने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी तो उस वक्त जापानी वस्त्रों को छोड़ दिया था, जापानी चीज़ों को छोड़ दिया था। बाकी और जो यूरोप के देश थे उनकी चीज़ें जलाई गई थी। ये महात्मा गांधी जी के टाइम में हुआ। सुभाष चंद्र के टाइम में तो आपको पता है जापान से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे। जापान से हमारे रिश्ते तब खराब हुए जब हमने चीन की ओर बहुत तेजी से हाथ बढ़ाया, और उसका परिणाम क्या हुआ, जब चाओ एन लाई है तो 60 के दशक में आपको याद होगा, तो ऐसा उन्होंने पीठ में छुरा भोंका कि फिर नेहरू जी को और सबको ये अनुभव हो गया कि चीन एक रिलायबल एरी नहीं हो सकता, हमारा दोस्त नहीं हो सकता। और फिर धीरे धीरे हम जापान की ओर बढ़े। अच्छा देखिए, जापान और चीन में एक बहुत बड़ा फर्क है जो हमारे दृष्टिकोण से, वो ये है कि चीन भारत को एक बाजार के रूप में देखता है। अपने माल कम दाम पर यहाँ पाट कर हमारी फैक्ट्रीज को बंद कराना चाहता है, और करता रहा है और हुआ है। आज आप मार्केट में चले जाइए तो सारी चीजें, वो चाहे बिल्डिंग मटेरियल हो, चाहे वो खाने पीने की चीज हो, चाहे वो दिवाली के सामान हो, चाहे वो इन्वर्टर्स हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, चीन ने हमारे बाजारों में पाट दिया है। जी, यही चीज मैं कह रहा था जी। और मैंने कई बार यहाँ की लीडिंग चीन तो हमारे बाजार में है ही, गवर्नमेंट के सामने रखी है कि आप चीन को क्यों इतना वो देते, इससे हमारी हजारों इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं। देश भर में बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो लगभग खत्म हो गए हैं चीन की वजह से। और जापान में और चीन में एक फर्क ये है कि जापान हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने को तैयार है कि हम अपना मैन्युफैक्चरिंग करें, हम अपनी रेल चलाएं, हम अपना काम करें, वो पैसा हमें देंगे। चीन हमें पैसा नहीं देना चाहता, चीन हमें बना बनाया माल देना चाहता है, कम दाम पर बेच के हमारे मार्केट को कैप्चर करना चाहता है और हमारी फैक्ट्रीज बंद करना चाहता है। तो ये दोनों देशों में एक बहुत बड़ा अंतर है, और इसलिए स्ट्रेटेजिक मैं इसको मानता हूँ कि मोदी का ये स्टेप बड़ा अच्छा है। चलिए, अच्छा, बाकी राजनीतिक दृष्टि से भी देखिए इसका बड़ा स्ट्रेटेजिक महत्व है, क्योंकि चाइना और जापान का भी एक तरह से जो उसका रुख है वो जापान के ऊपर एक्सपेंसिव रुख है, और बिल्कुल भारत के ऊपर भी है। चलिए, चूंकि आरबी उपाध्याय हम आएंगे ब्रेक के बाद, तब आप ही के पास आएंगे, चूंकि आपका कमेंट हम नहीं ले सके, हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। हमारी चर्चा इस पे जारी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो प्रधानमंत्री जापान के शिंजो आबे भारत के दौरे पर हैं। बड़ा अच्छा रिश्ता है शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब से रिश्ता बड़ा अच्छा है। और बुलेट ट्रेन जिसकी प्रतीक्षा की जा रही थी उसके बारे में समझौता हो गया है। 2017 से 2023 के बीच में इस कार्य योजना को पूरा कर देना है। 2024 से दौड़ना शुरू हो जाएगी बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद के बीच में। इसके अलावा भी कई समझौते हुए हैं रक्षा उपकरणों पर एवं प्रौद्योगिकी पर। इसके अलावा सैन्य परमाणु ऊर्जा कई समझौते हुए, लेकिन सबका फोकस बुलेट ट्रेन पर है। चीन ने भी थोड़ी सी आंख दिखाई है, चीन ने भी नाराजगी जताई, लेकिन जापान पे निशाना ज्यादा दागा है चीन ने, भारत पे थोड़ा सा कम। ये तमाम चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ जितने मेहमान हैं उनके जरिए, और अंतर्राष्ट्रीय पटल पे इसका क्या असर दिखाई दे रहा है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और जाहिर सी बात है असर दिखाना शुरू हो गया है, तभी तो चीन ने प्रतिक्रिया भी देनी शुरू कर दी है। शायद जैसा कि ललन प्रसाद कह रहे थे कि चीन खुद उम्मीद लगाए बैठा था, वो नहीं मिल सका। तो हम ब्रेक पर जाने से पहले तमाम मेहमानों से प्रतिक्रियाएं तो ले चुके थे, लेकिन आरबी उपाध्याय जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे हम उनके पास नहीं जा सके थे। सीधे चलते हैं आरबी उपाध्याय के पास। आरबी उपाध्याय, आप कैसे देखते हैं? ये तमाम चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन एक लाइन बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कहा है कि जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में त्रिपक्षीय वार्ता होगी। जरा ये क्या मामला है, ये समझाएं। देखिए, है क्या, ऑस्ट्रेलिया पहले से हमें न्यूक्लियर जो सप्लायर ग्रुप है उसमें जो हमारी डील हुई है तो ऑस्ट्रेलिया ने उसमें हमें सपोर्ट किया है। जापान के साथ भी उसके ऊपर अभी, और ये जो न्यूक्लियर है ये बड़ा मतलब क्लीन एनर्जी से हम मानते हैं। और चाहे वो ट्रेन नहीं, इस मंच पे जब शिंजो आबे भारत में हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री मौजूद हैं, तब पहले भी कह सकते थे, ऐसे भी कह सकते थे, इस वक्त का है ना। और शिंजो आबे के जबकि चीन ने भी आंख दिखानी शुरू की है, ऐसे मौके पर ये बात कहना। देखिए, ये उसकी परिप्रेक्ष्य में है। चीन क्या है, अभी भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है। उधर लंका में, उधर पाकिस्तान की तरफ से, उधर उसने क्या किया, अभी जम्मू जो हमारा कश्मीर का है वहां से वो पाकिस्तान के लिए वो कर रहा है। इवन देन नेपाल के लिए उन्होंने एक सुरंग बना के वहां से एक रास्ता, और नेपाल में आप देख रहे हैं कि हमारे जो तेल टैंकर्स वगैरह जो हम ऑयल सप्लाई करते थे वहां पर, उसमें भी उसने, तो वो देखिए एक स्ट्रेटेजी के तहत वो हमें चारों तरफ से घेरने की कोशिश करता है। जी। तो उसके जवाब में भारत भी कोई छोटा मोटा देश नहीं है, पूरा प्रजातंत्र और पूरा मजबूत देश है। और मोदी जी ने जो यात्राएं की हैं उससे इसको और थोड़ा सा बल एक्चुअल में मिला है। और हमारी एक पहचान, एक मजबूती के साथ अपने आप को एक रखा है। जैसा कि उन्होंने कहा कि भी हम आंख झुका के बात नहीं करेंगे, आंख में आंख डाल के, आंख मिला के बात करेंगे। तो वो ताकत कहीं ना कहीं चीन उससे पचा नहीं पाता है। तो चीन हमेशा ये चाहते थे कि अगर भारत उन्नति करेगा तो कहीं ना कहीं चीन का जो आज हम देख रहे हैं कि एक आर्थिक शक्ति के रूप में, सैन्य शक्ति के रूप में जो उभर रहा है, तो सीधा सीधा वो अपने अब ऊपर अटैक जो हमेशा रहा है। हमारे जो नेबर्स हैं उनसे भी, चाइना का पहले भी हिंदू चीनी भाई वो रहा, फिर उसके बाद अटैक कर दिया, तो हमेशा खतरा उधर से बना रहता है। और वैसे भी वो कहते हैं कि भी अरुणाचल प्रदेश हमारा है और वो वहां तक दावा करते हैं। तो अगर इंडिया मजबूत होगा तो फिर उस तरीके से उसको दबाया नहीं जा सकता। तो चाइना कभी नहीं चाहता कि भी हमारे बड़े जो एक मजबूत देश हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हैं, सैन्य ताकत के रूप में जाने माने, उनके साथ हमारे अच्छे संबंध हों, वो उसको नागवार गुजरता है, कभी उस चीज को पचा नहीं पाता है। और जब भाई सिंधे जी आए और अभी जापान के साथ उन्होंने बुलेट ट्रेन भी और इतना मेक इन इंडिया के लिए भी, जो एक अभी प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मेक इन इंडिया की हम जो चीजें बाहर से ले रहे हैं वो हमारे यहाँ बने, और होना भी यही चाहिए। जहां तक बुलेट ट्रेन का प्रश्न है, बुलेट ट्रेन से आम आदमी को कोई बहुत बड़ा फायदा सफी जी होने वाला नहीं जी। हम देख रहे हैं कि आम आदमी जो बैठ के जाता है लोकल ट्रेन में, उसकी लोकल ट्रेन हम ले लें भी, चाहे वो 100 किलोमीटर का रास्ता उसे 6 घंटे में पहुंचाता है, और उसकी जो हालात हैं वो बड़ी दयनीय हैं जी। उस पर सुधार की बहुत ज्यादा गुंजाइश है जी। ये तो हम देख रहे हैं कि 5 स्टार होटल्स हैं, या अभी हम देख रहे हैं कि भी एयर फेयर में जो भी कमी है वो आम आदमी उसका फायदा नहीं उठाता है। कहीं ना कहीं हमें उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ मैं मानता हूं बुलेट ट्रेन के, लेकिन कितने लोग हैं, एक जो दिहाड़ी मजदूर है, जो आम आदमी है जिसे हम कहते हैं, और आम आदमी में आज हम देखते हैं कि भाई 90% लोग आम आदमी की कैटेगरी में वो उसमें आता है। अब ये 5% लोग बचे। देखिए, बुलेट ट्रेन का जो फायदा उठाएगा वो 2800 रुपये किराया देगा, वो वही कैटेगरी होगी जो एरोप्लेन में जा सकती है। तो जो आम आदमी है वो न तो एरोप्लेन में जाता है न वो बुलेट ट्रेन में जाता है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि व्यावसायिक रूप से जो व्यवसायी हैं, वो जो रूट है अहमदाबाद से बॉम्बे वाला,
वो हीरा व्यापारी या जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका टाइम वहां पर बचेगा और वो कैपेबल है, पे कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत तो आरबी उपाध्याय होनी चाहिए ना, ये शुरुआत अगर हुई है तो। नहीं, बिल्कुल मैं उसको वेलकम करता हूं, यूं तो देखिए बहुत जरूरी है वो, लेकिन इसके साथ साथ मेरा कहने का पर्पस था कि हमें वो दूसरी चीजें भी देखनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि हमारे जो रेलवे का ढांचा था, अंग्रेजों ने जो बनाया था, उसमें बहुत ज्यादा, उसका रीजन क्या रहा, बहुत ज्यादा हम अमूलचूल परिवर्तन नहीं ला पाए हैं। आज भी पहाड़ों में देखिए हम चले जाएं तो उत्तराखंड में भी काठगोदाम तक अंग्रेज बना के गए, तो वो रेलवे लाइन काठगोदाम तक ही है, उससे आगे रेलवे लाइन बिल्कुल नहीं बिछी है। तो वहां भी ध्यान देने की जरूरत हमको है। जिस तरह से चाइना ने अपने जितने भी बॉर्डर्स हैं वहां तक एक्चुअल में रेलवे लाइन बिछा दी है, अगर आज युद्ध होता है तो वो वहां पर अपना 2 घंटे में पूरे सहज सामान और पूरी फौज को वहां पर उतार सकता है। हमारे बॉर्डर्स तक आज भी वो अप्रोच नहीं है। इवन चाइना वार में देखा गया, चाइना वार के बाद उत्तराखंड में थोड़ा सा डेवलपमेंट की, रोड वगैरह की जरूरत, उन्होंने देखा कि भी युद्ध हो गया और वहां तक हम अपने साजो सामान ही नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तब वहां कुछ डेवलप हुआ, लेकिन वहां और बहुत कुछ डेवलप करने की जरूरत है। तो बुलेट ट्रेन एक स्वागत योग्य कदम है, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन उसके नेगेटिविटी में ये बता रहा हूं कि भाई यहाँ जो रेल, इंडियन रेल है, इसको भी राजनीति से ऊपर उठ के चलिए क्यों अभी तक क्या वो सब किराया नहीं बढ़ाएंगे, किराया नहीं बढ़ाएंगे तो उसका डेवलप भी नहीं करेंगे, आप रेलवे लाइन भी नहीं बढ़ाएंगे, न सफाई रखेंगे, न टाइम। ट्रेन का क्या कहना, आप सफर करें, 12 घंटे का सफर है, आप 24 घंटे में पहुंचेंगे, पता नहीं पहुंचेंगे भी नहीं पहुंचेंगे, डेफिनेटली ये हालात अभी चल रहे हैं। आप अगर ट्रेन में सफर कर देते हैं, आम लोगों की अगर बात की जाए तो। मुकेश वाजपेयी, बात जापान और भारत के रिश्तों की चल रही है, लेकिन हम ट्रेन पे आ गए, रेलवे पे आ गए। जाहिर सी बात है, ये कमियां हैं, बहुत बड़ी कमियां हैं, और आपने भी देखा होगा, शायद प्रधानमंत्री ने पिछली बार इस बात के लिए जवाब भी तलब किया था कि आखिर ट्रेन ने इतनी लेट क्यों चलती। ये बुनियादी चीजें हैं, बहुत सारी परेशानियां, पानी नहीं मिलता, आप ट्रेन में सफर करें पानी नहीं मिलता। मैं प्रैक्टिकली बात बता दूं, फैक्ट, ट्रेन 10-10 घंटा लेट चलती है, कॉमन, एकदम आम बात है ये, इस पे क्यों नहीं ध्यान दिया जाता। उसके बाद हम दूसरा सवाल करेंगे, बुनियादी चीज आ गई तो मैं पूछ लेता हूं आपसे। आपका ये कहना गलत है कि इस पे क्यों नहीं ध्यान दिया जाता, ये बात ठीक है कि तो फिर सुधार क्यों नहीं होता। चलिए मैं बता रहा हूँ इनमें कमियां हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारे से पहले की सरकारें रही, उन्होंने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि जितनी क्षमता है हम पहले इसको सुधारें, उसके बाद कोई नई ट्रेन चालू करें। आपको याद होगा वो बात आपके ऊपर भी लागू होती है भी आप बिल्कुल। अब मैं उसी की बता रहा हूँ कि जब सुरेश प्रभु जी ने पहला बजट पेश किया था, उन्होंने एक भी नई ट्रेन की घोषणा नहीं की थी, और यही कहा था कि ट्रेनें बहुत हैं, समय पे चलाना, सुरक्षा और संरक्षा, सबसे पहला हमारा कर्तव्य यह है कि हम इन्हीं ट्रेनों को सुचारू रूप से समय पे और सुरक्षित चलाएं। नई ट्रेन तो बड़ा आसानी है किसी को भी, लेकिन 1 साल होने जा रहे हैं, उसमें बहुत अंतर है। संदीप जी ने बिल्कुल ठीक कहा। अगर आप देखेंगे तो पहले की अपेक्षा में अब आप देखिए, अभी 2 ट्रेन, एशिया में पहला ऐसा देश है भारत जिसने कि सोलर ऊर्जा से इधर कुरुक्षेत्र से और करनाल तक की ट्रेन चलाई, और जितनी अभी शायद 4 या 5 जोड़ी ट्रेन ऐसी हैं जो पूरी तरह से सोलर ऊर्जा से उनका ऊपर का पैनल ढकना शुरू हो गया है। दिन में वो चलेंगी तो सोलर ऊर्जा से उन पे लाइट वो करी जाएगी। मैं दूसरी बात बताता हूं आपको, अगर बुलेट ट्रेन आती है तो बुलेट ट्रेन आने से किराए की आप बात कर रहे हैं कि एक सिर्फ जो बड़ा वर्ग है उसको फायदा होगा। आप भूलिए इस बात को, आप ये परसेप्शन गलत है। देखिए, जापान सिर्फ टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है, सीमेंट इंडस्ट्री को फायदा होगा, स्टील इंडस्ट्री को फायदा होगा, यहाँ की लेबर को फायदा होगा, यहाँ के मजदूर को फायदा होगा। जब 7 साल का जो पीरियड है उसमें कितने जॉब ओरिएंट होंगे, उसके बाद आम लोगों को भी फायदा होगा सफर करते वक्त। बिल्कुल होगा। अच्छा। हम लोगों को तो होगा ही होगा। उसके बाद लोग जो जनरल मजदूरी जो करते हैं वो भी 28 रुपए का टिकट लेकर कोई ये प्रोजेक्ट एक लाइन पे रुकने वाला नहीं है, फिर ये दिल्ली तक आएगा, दिल्ली से कलकत्ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। तो देखिए, जब भी कोई चीज आती है तो उसके साथ आप सिर्फ एक फेयर को ना ले, आप उसके और चीजें देखें, और कितने लोगों को फायदा हो रहा है और कितने लोग इससे जुड़ रहे हैं। जापान से सिर्फ टेक्नोलॉजी आ रही है, बाकी सारी चीजें यही सर उस पे भी थोड़ा आप कह रहे थे ना, मैं वापस फिर जाता हूं, चूंकि मैं पीड़ित हूं, मैंने भी देखा है, मैं भी ट्रेन में देता हूं जी, एक उदाहरण जी दे दें आप। अभी 2 या 3 दिन पहले किसी ने ट्वीट करा कि मेरा बच्चा भूखा है। नहीं, वो बच्चे थे, बच्चे ही थे, वाराणसी कैंट पे सस्ती लोकप्रियता। पहले एक ट्वीट आता है कि मेरे फादर मदर मेरे साथ हैं और वो अपंग है, मतलब वो थोड़ा प्रॉब्लम है, तो वो स्टेशन पे गाड़ी पे से इतनी जल्दी 30 सेकंड या 1 मिनट में नहीं उतर पाएंगे। हमारे मिनिस्टर साहब के पास वो ट्वीट गया, उन्होंने फौरन उस ट्रेन को 10 मिनट रुकवाया और उनके लिए व्हील चेयर मंगवा के बाद। ये एक उदाहरण जो मीडिया में आया है। कल ही उन्होंने एक प्रेस में उसमें बताया था, हज़ारों उदाहरण मैं दिखा दूं, आप मेरे साथ चलिए, मैं दिखा दूं हज़ारों उदाहरण, हज़ारों ट्वीट आ रहे हैं, हज़ारों उदाहरण मैं दिखा दूंगा। ट्रेन की जो हालत है वो मैं दिखा दूंगा चल के।
जो चीज इतनी जर्जर हालत में पहुंच गई है 60 साल में, अगर आप उसको सोचें कि 1 महीने में या 1 साल में दूर हो जाएगी, ये असंभव बात है, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन ये कमिटमेंट पूरा है कि हाँ, आने वाले 5 साल के अंदर आप भारतीय रेल का बिल्कुल पलट देखेंगे। अब तक तो मुझे नहीं दिखाई दिया, अब तक आपको नहीं दिखाई दिया। आप सफाई के मामले में जाइए, बायो टॉयलेट वाले जो कोच नए बन के आएंगे, उसके बाद आप और कितनी तरक्की होगी भारतीय रेल में। आप खान पान के बारे में जाइए, हर 4 स्टेशन के बाद एक बेस किचन बनाने की तैयारी की जा रही है, जिससे ऑनलाइन आपको खाना मिल सके, आपको आपकी मनपसंद का खाना मिल सके। टीटी के जो ये बर्थ का सारा संचालन था कि पैसे लेके टिकट देता था, वो सारा खत्म कर दिया गया है। जितनी भी रिजर्वेशन है वो ऑनलाइन रिजर्वेशन अब इतना इजी हो गया है कि आप बिना एंड्रॉइड या बिना खोलिए ना साइट, वो लगेगा, सब वेटिंग में मिलेगा आपको। आप जाइए टीटी ये सब चीजें आपको दे देंगे, ये सब चीजें सुनने में चलेंगे, मैं दिखा दूंगा। टीटी को पैसे दे दें 200-500 रुपए प्रैक्टिकल वे में ये सब चीजें सुनने में बहुत अच्छा लगता है। घपला है। मैं सिर्फ आपकी सरकार की बात नहीं कर रहा, शुरू से होता आ रहा है। यूपीए के जमाने में भी यही बात थी और अभी भी यही बात है। यूपीए के टाइम में कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया, ना इस तरफ देखा गया। एक ये शुरुआत है, शुरुआत के 6 महीने का टाइम पीरियड है। आप कोई भी पौधा लगाते हैं उसको भी बढ़ने में टाइम लगता है। 18 महीने से ज्यादा हो गए। हाँ, ये बिल्कुल मैं मान रहा हूँ ना, 18 महीने हो गए, लेकिन मैं तो आपको कह रहा हूँ ना कि 18 महीने में रिजल्ट आने शुरू हो गए, लेकिन आने वाले 1 साल के अंदर आप देखेंगे पता नहीं कैसा कितना रिजल्ट बदलाव अभी आपको दिखाई देखिए, देगा। रेलवे में आपको कहाँ रिजल्ट दिख रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि जो फाटक थे वो पुराने फाटक हैं। ठीक है, चलिए अब ट्रेन पे ज्यादा भाई बात साहब, करनी है, देखना आज भी टिकट अवेलेबल नहीं है, जो फाटक थे पुराने हैं, वहाँ एक वॉचमैन तक नहीं है, रोज एक्सीडेंट होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, रिलेशन पे भी बात हो रही थी और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। राजेश यादव, आप हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कह मैं ये कह रहा था, जो ये कह रहे हैं इन्होंने रेलवे पे अभी कितने % बढ़ाया, आपने किराया बढ़ाया, 50% इनने जो वेटिंग जो लोग जाते हैं उन पे बढ़ाया। दूसरा, अभी आपने देखा होगा एक महिला IAS अफसर थी, ठीक है, उसमें ट्रेन में जो है सफर कर रही थी और ट्रेन में जो टीटी ने जो है बलात्कार का जो उन्होंने जो कोशिश करने का आरोप लगाया, तो बहुत पुरानी बात हो गई। हाँ, ठीक है, अभी का जस्ट है लूटपाट, और ये है आम है, अब ट्रेनों में लूटपाट होना कुछ आपके सुरक्षित नहीं जमाने में है। भी कम नहीं था, कह रहे हैं कि ये चीज बहुत था, आपके जमाने में भी बहुत था, कम नहीं था। इन्होंने आम लोग पिसते रहे हैं, आप कह रहे हैं माफ कीजिएगा, बिल्कुल अभी अखबार में देखिए सर, अभी भी बहुत कुछ नहीं बदला है। आज आप टिकट बुक कराइए, मुझे करा के दिखा दीजिए, बड़ा पॉसिबल है, कह देना 400-500 रुपए दीजिए, आपको टिकट मिल जाएगा। चलिए छोड़िए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी ललन प्रसाद, अगर रिलेशन की बात की जाए, हम ट्रेन पे चले आए, चूंकि जरूरी भी था और बुलेट ट्रेन की बात हो रही है। पिछली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान गए थे तो $33 अरब का समझौता हुआ था। क्या ये निवेश अब तक शुरुआत हो चुकी है इसकी, कुछ निवेश आया या फिर वो कागजी पे रखा हुआ है अभी? नहीं, निवेश तो आ रहा है जापान से बराबर। चूंकि आपने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक मिनट मैं जोड़ता चलूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो अबे जब हैदराबाद हाउस में मुलाकात कर रहे थे तो CPM के नेता वहां प्रदर्शन कर रहे थे बाहर, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के। इंडिया के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट जापान के साथ समझौते हुए हैं, सब में प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है जी, और पैसा इकट्ठा सारा थोड़ी आता है। जो भी पैसा कोई देश आपको सैंक्शन करता है वो आमतौर से प्रोजेक्ट बेस पर आता है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट की प्रगति होती है वैसे वैसे पैसा आता है। देखिए, इस समय हमारे पास जितना फॉरेन एक्सचेंज है पहले कभी नहीं था, और जिस रेट से ग्रोथ हुआ है फॉरेन एक्सचेंज में भी और हमारी बचत में, वो इस बात को इंडिकेट करता है कि फॉरेन से बहुत पैसा आया है इधर। अभी जो पीछे की रिपोर्ट आए हैं 3-4 महीने पहले की रिपोर्ट, सब इतना बड़े पैमाने पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये बात गलत है। अगर हम ये कोई सोचते हैं कि जो पैसा मोदी ने जगह जगह कमिटमेंट लिया है, लोग पैसा दे नहीं, सब पैसे दे रहे हैं, लेकिन ये कि हमारे प्रोजेक्ट जितनी तेजी से बढ़ेंगे, काम जितनी तेजी से होगा उतनी तेजी से पैसा आएगा। तो उस तेजी से बढ़ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है? पैसा कोई देश आपको इकट्ठा सारा पैसा नहीं दे देता। जापान भी जो आप कह रहा है 10 अरब डॉलर के लिए जो भी है, तो आपको इमीडिएट थोड़ी सारा पैसा दे देगा। जैसे जैसे आपका ये बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पैसा रिलीज करता है। ये सारी दुनिया में इसका तरीका यही है। जी जी बिल्कुल। अब देखने वाले जी संदीप द्विवेदी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बेसिकली जैसे अभी ललन प्रसाद जी ने कहा, ये बात सही है कि मोदी जी के आने के बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफी बड़े तौर पे बढ़ा है और कहीं ना कहीं एज ए PM वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन केवल
इंटरनेशनल अफेयर्स को देखना ही मेरी नजर में प्रायोरिटी ये नहीं बात है। एक बार ललन प्रसाद जी उठा चुके हैं जो इस मुद्दे को, मुझे लगता है कि आंतरिक माहौल को भी देखना जरूरी है। मुझे लगता है कि मोदी जी को थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने अदर मिनिस्टर्स को या अदर ऑफिसर्स को थोड़ा सा आम पब्लिक के लिए भी काम करने के लिए एक्टिव करना चाहिए। केवल अगर मोदी जी 22 घंटे या 16 घंटे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी पूरी टीम अगर काम नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं आम पब्लिक के लिए कुछ नहीं हो रहा। आज का अगर आप सिनारियो देखिए तो सुषमा जी अच्छा काम कर रही हैं, गडकरी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मनोहर पार्कर जी अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, सुरेश प्रभु जी ने कहीं ना कहीं रेलवे में प्रॉफिट तो बढ़ाया, लेकिन पब्लिक को जिस लेवल से सुविधाएं मिलना चाहिए, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट होना चाहिए थे, उसमें कहीं ना कहीं वो भी पीछे हैं। या तो हो सकता है ये रीजन हो कि इन्वेस्टमेंट इतना था कि इनके पास इनकम के सोर्सेस नहीं थे, इसलिए इन्होंने पहले इनकम पे फोकस किया। अब हो सकता है उस तरह की रणनीति लेके आए, लेकिन आज की कंडीशन ये है कि कहीं ना कहीं रेलवे में जिस लेवल से सुधार होना चाहिए उस लेवल से सुधार नहीं है। दूसरी चीज, अदर मिनिस्ट्रीज में भी अगर देखो तो कहीं ना कहीं आम पब्लिक आज भी सफर कर रही है। ठीक है, आप बुलेट ट्रेन लेके आएंगे, पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज को बेनिफिट मिलेगा, और जापान पैसा खर्च करेगा भी। रीजन इसका ये क्योंकि जापान को इस समय इंटरनेशनल लेवल पे भारत का सपोर्ट चाहिए, लेकिन उससे आम पब्लिक को जिस लेवल की नीडें हैं आम पब्लिक की, उस लेवल पे तो सपोर्ट नहीं मिलेगा ना। आज उसकी भी आवश्यकता आम है। आदमी को दाल, आलू, प्याज, रोटी पे ज्यादा सोचना है। जी बिल्कुल, क्योंकि आज महंगाई जिस रेट से बढ़ रही है उस रेट से कहीं ना कहीं लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है। या तो आप महंगाई को कंट्रोल कीजिए या लोगों की इनकम बढ़ाइए। एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन देखिए, पहले केवल पंजाब या बिहार या यूपी ऐसे थे जहां एग्रीकल्चर पर फोकस देना होगा, तभी तो हमारा कृषि प्रधान देश है। आज पूरे बेसिकली इन्हें जब तक ये जो हमारा ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के सोर्सेस रहे, मुझे लगता है कि उनपे भी जितना बुलेट ट्रेन पे फोकस कर रहे हैं उतना उस पे भी फोकस करें। कहीं ना कहीं आज इरिगेशन फैसिलिटी, बुंदेलखंड रीजन देखिए आप, पूरा सूखा पड़ा है। अगर इरिगेशन फैसिलिटी हो तो मुझे लगता है वो पंजाब से अच्छा भी प्रोडक्शन दे सकता है। पंजाब की हालत ये है कि फर्टिलाइजर्स इतने यूज किए कि आज वहां पे फिर से बंजर हो रही है जमीन वहां पर। कहीं ना कहीं इन्हें बाहर तो ठीक है आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अंदर भी देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अटल जी को भी अगर आप देखो तो अटल जी ने भी इंटरनेशनल अफेयर्स पे बहुत काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर तौर पे आम आदमी उनसे कटा और वो दोबारा इसी का जवाब ले लेते हैं। जी मुकेश वाजपेयी से ले जी, आ रहे हैं ललन प्रसाद, क्योंकि आरबी उपाध्याय के पास भी जान। जी ललन प्रसाद, मुकेश वाजपेयी, जो हमारे आंतरिक हालात हैं उस पे भी फोकस करना जरूरी है। कृषि प्रधान देश है। एक बार हम लोग यहीं पे परिचर्चा कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे, तो प्रोफेसर ललन प्रसाद ने इस बात को उठाई भी थी कि यहाँ भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। जब तक हमारे अंदरूनी हालात, हमारी अंदरूनी शक्ति नहीं बढ़ेगी तो बाहर की शक्ति बढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। इसके लिए हमारी सरकार जो है तत्पर है। आप देखेंगे पहले 3.5 किलोमीटर रोज का एवरेज रोड का निर्माण था, आज बढ़ के 13.5 किलोमीटर का हो गया पर डे का। मैं अभी की बता रहा हूँ, मैं 13.5 किलोमीटर पर डे रोड बन रही है। जब रोड बनेगी, जब हाईवेज बनेंगे, जब ये आप ब्रॉडवे की तरफ जाएंगे, जब एक संकल्प मोदी जी ने लिया कि 2022 तक हर एक को मकान मिलेगा, जब उस तरफ हमारे सरकार जा रही है, जब बिजली 24 घंटे देने की तरफ जा रही है, तो निश्चित तौर पे चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे रूरल एरिया हो, चाहे कोई सा भी हो, हर सेक्टर में एक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और जब तक ये ग्रोथ सब तरफ से नहीं बढ़ेगा, जब तक भारत का विकास नहीं होगा। इसलिए हमारा जो विकास है वो चौमुखी विकास होने का, हमारी जो नीति है वो चौमुखी विकास। कृषि पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जी चौमुखी विकास तो दिखता है। चलिए, फायदा कृषि पे ज्यादा से ज्यादा हो। जी ललन प्रसाद, वक्त अब थोड़ा सा कम हो रहा है हमारे पास, वक्त थोड़ा। जी ललन प्रसाद, जल्दी से। पहले भी इस बात को दोहरा चुका हूँ। हाँ जी, आप कह चुके हैं कि मोदी जी को देश के अंदर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। कृषि हमारी बहुत पीछे जा चुकी है और कृषि का विकास दर, मैं कहना चाहूँगा यूपीए सरकार के पहले में भी काफ़ी अच्छा था, दूसरे में भी उतना बुरा नहीं था, लेकिन उसके बाद कृषि का विकास दर गिरता गया और ऑलमोस्ट निगेटिव है आज की तारीख में। जी, इतना नीचे जा, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, दाल जैसी आवश्यक पदार्थ, दाल जैसी आवश्यक चीज देखिए जो 200 रुपए किलो हो गई। ऐसा नहीं था कि सरकार को पता नहीं था। जब सरकार को ये मालूम है कि दाल की पैदावार कम हुई है तो उस वक्त सरकार को चाहिए था कि इंपोर्ट करके उसका स्टॉक देश में रखें। क्यों नहीं इंपोर्ट किया गया? तो उस वक्त आपने मौका दे दिया, जो बिचौलिए थे, जो अड़तिया थे, उनको पैसे खाने का। उन्होंने खूब पैसे कमा लिए। ये जो चीजें हैं, जनता की भलाई के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। विदेश नीति मोदी जी की बहुत अच्छी है, बहुत इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं और उससे देश का विकास भी होगा, लेकिन साथ साथ देश के अंदर की चीजों को भी देखना होगा। अब स्मार्ट सिटी की बात आप देख लीजिए, मैंने पहले भी कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी की जगह
आप 1000, 2000, 10,000 गांव स्मार्ट बनाइए, वो ज्यादा फायदा देगा आपको। जी, बड़ी शहर बात। तो ऑलरेडी अपने आप बढ़ेंगे, आप कुछ ना करोगे तब भी बढ़ते जाएंगे। बड़ी बात। लेकिन देहात तो कौन बढ़ाएगा? जी। अगर आप इन्वेस्टमेंट वहां नहीं करेंगे, वहां पर आप सड़कें नहीं ले जाएंगे, बिजली नहीं ले जाएंगे, पानी की व्यवस्था नहीं करेंगे, खाद की व्यवस्था अच्छी नहीं करेंगे, किसान नहीं खुशहाल होगा, तो ये सारे स्मार्ट सिटी बन के क्या करेंगे? जी सब बिल्कुल, गांव से भाग भाग के शहर में आएंगे। बड़ी बात जी, बिल्कुल जी। चूंकि हमारे पास वक्त भी बहुत कम हो रहा है, तो हम चाहेंगे कि अंत में थोड़ा सा इसी रिलेशन को समझने की कोशिश करें। मुकेश वाजपेयी, जो ललन प्रसाद ने आवाज उठाई है, जो बात कही है, और तकरीबन आप भी इस बात से सहमत हैं भी, तो इस पे काम करने के लिए अब तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना, कोशिश तो करनी पड़ेगी जल्दी से। बिल्कुल काम हो 50 रहा है, सेकंड इस पे में बहुत सीरियस काम हो रहा है। आप चाहे जीएसटी के माध्यम से देखें, चाहे भूमि अधिग्रहण बिल के माध्यम से देखें, चाहे ये जो आपका अभी इसका रियल एस्टेटमेंट का जो मतलब काम हो रहा है। नहीं, भूमि अधिग्रहण से क्या चलिए, सोचते हैं? चलिए, इससे ठीक आम है, आदमी ठीक का है। कोई- देखिए, इस पे अगर चर्चा करी जाए तो 1 घंटा और हाँ चलिए, ठीक, उधर लंबा। जाना भी नहीं, मतलब कोशिश होनी चाहिए। अरबी उपाध्याय, 40 सेकंड में थोड़ा सा आप हमें ये समझा दें कि ये जो जापान और भारत की जो दोस्ती है, आपने देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जो माहौल बना है, खास करके मिडिल ईस्ट को लेकर के, रूस एक खेमा, अमेरिका एक खेमा, और जापान इंडिया की नजदीकी, चीन रूस की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। तो ये सब जो तकरार का माहौल बन रहा है, इसमें दोनों की दोस्ती क्या रंग लाएगी? 40 सेकंड में। देखिए, दोनों के लिए बड़ा जरूरी, और जापान के साथ हमारा अब जो बात कर रहे हैं इस परिप्रेक्ष्य में, हम देखते हैं बौद्ध धर्म मानने वाले वहां पर बहुत सारे लोग हैं। और बौद्ध धर्म कहां से गया? बौद्ध धर्म एक्चुअल में ओरिजिनली तो इंडिया से है, और भारत से ही वहां पर पहुंचा है, और उसके फॉलोअर वहां पर बहुत सारे लोग हैं। तो हमारा सांस्कृतिक असर पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, इसका असर पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय पटल पे बिल्कुल डेफिनेटली। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। स्ट्रॉन्गनेस जापान को भी मिलती है, इंडिया को भी मिलती है। जिस तरह से जापान को चाइना दबाता रहता है, हिंदुस्तान को दबाता रहता है, दोनों मिलके और अपना उन्नति करते हैं, और एक जी बिल्कुल है। संदीप कहीं ना कहीं चाइना जी आएंगे राजेश यादव। मुझे लगता है कि जी। बीजेपी जिस तरीके से जापान से रिश्ते प्रधानमंत्री जी संभाल रहे हैं, उसी तरीके से अगर ये रसिया पे भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि कहीं ना कहीं रसिया से भी हमें टेक्निकली डिफेंस वगैरह में काफी अच्छा सपोर्ट मिलता है। चाइना पे हम भरोसा नहीं रशिया पर कर जाना सकते जी, हैं, रशिया हमारा बड़ा विश्वास पात्र रहा है, विश्वास बिल्कुल। पात्र भी रहा है। हमेशा। रसिया, जापान, इन लोगों के साथ रिलेशन अच्छे रखना चाहिए, लेकिन चाइना को हमें इग्नोर भी नहीं करना है, लेकिन चाइना का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी जितना कम है जी उतना अच्छा है। चलिए, राजेश यादव, आपका सहयोग मिलता रहेगा? बिल्कुल सहयोग मिलता रहेगा, अच्छे काम करेंगे तो सहयोग मिलता रहेगा। जैसे भूमि बिल है, 1-1 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय इस पे देखने, रिलेशन पे देखने। मिलेगा। चलिए, किसान ठीक। लोगों की जमीन मतलब हड़पेंगे जी, तो सहयोग नहीं, नहीं नहीं, मिलेगा। आपको उधर कहाँ चलेगा? जहाँ तक 22 घंटे की बात है, प्रधानमंत्री 22 घंटे, पता नहीं किस दफ्तर में 22 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे में 2 घंटे। चलिए, ठीक है, उधर जाना नहीं था। पता ही नहीं जी। लगता है। जी, कह रहे जी, हैं, बिल्कुल, विदेश यात्रा बिल्कुल, करते बिल्कुल, रहते हैं और ललन यहाँ प्रसाद। पार्टी के हाँ, लिए जी, काम करते 30 हैं। सेकंड में, 30 सेकंड में क्या हजारों कुछ फाइल निकल लगी है, कर आज- एक बात बोलिए हमारे भाई प्रधानमंत्री साहब, के लिए। आज वार्ता तो जापान भारत के संबंध वही पर हो रही मेरा है। कहना था, अंत वही अब देखिए, मुझसे चाहते हैं। अभी आपने देखा कि जापान के प्रधानमंत्री काशी में गए थे, हाँ। और इतना भव्य स्वागत हुआ, और इतना वो भी मंत्रमुग्ध थे, देख रहे जो आरती था। तो ये देखिए, दिलों को मिलाकर ही देश आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। और ये संबंध, इस तरह के संबंध ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, जी। क्योंकि उनसे और- आप सब चीज खुल के आप बात जी। कर सकते हैं। और अब चूंकि एक जापान कुटुंब हमारे की लिए बात भी करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, तो जाहिर सी बात भी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा असर पड़ेगा तो जी। इसलिए हमें तो जापान से अच्छे संबंध बनाने हैं। जी 10 सेकंड में मुकेश वाजपेयी जी, बार बार देखिए, इंडिकेशन मैं आ रहा है यादव क्लोजिंग जी को का। बता दूं कि चलिए। उनके लिए भी गर्व की बात है कि जापान के प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए बात कहते हैं कि वो नीति लागू करने में बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज। मनमोहन सिंह तो को जापान का एक कोई अवार्ड भी भी मिला था, मिलता सबसे है, बड़ा कहीं अवार्ड भी मिला था। चलिए ठीक है, कहते हैं, जी, ठीक है। जब कोई अपना चलिए, सौदा ठीक है। बेचता है, चलिए, कोई सौदा चलिए, हमारे पास बेचता है, वक्त ग्राहक नहीं है, हम आप लोग से माजरत और चाहेंगे, कोई भी क्षमा चीज़ चाहेंगे, आप नहीं कर रहे हैं, वक्त हमारे पास नहीं है। हम तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भारत में है 3 दिवसीय दौरे पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसका असर पड़ता दिखाई दे रहा है, ऐसा हमारे मेहमानों का भी मानना है। और जाहिर सी बात है, भारत इसके सहारे आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहा है। न्यूज़ लाइन में इतना ही, नमस्कार।